नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बीएड लेसन प्लान। दोस्तों, लेसन प्लान की सीरीज़ में आज हम एक नया लेसन प्लान लेकर आए हैं जिसका प्रकरण है खनिज प्राकृतिक पदार्थ के रूप। यह लेसन प्लान विज्ञान विषय के लिए बनाया गया है और यह उप विषय रसायन विज्ञान के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे नए दर्शक हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और आपको यदि हमारे चैनल से कुछ लाभ प्राप्त हो रहा है, आपको सहायता मिल रही है, तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ में अपनी प्रतिक्रिया भी दें। ये भी बताएं कि आप कहाँ से हमारा वीडियो देख रहे हैं, जिससे हमें हमारा मनोबल बढ़ता है। तो दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ऊपर हम फॉर्मेट के अनुसार लिखेंगे कि पाठ योजना संख्या, जो कि आप प्रत्येक लेसन प्लान में कॉमन ही होता है, सबसे ऊपर हम यही लिखते हैं। उसके बाद विद्यालय का नाम। तो यहाँ पर दोस्तों बच्चे गलती करते हैं, तो इसमें आप गलती नहीं करेंगे। यहाँ पर आपको उस विद्यालय का नाम लिखना है जहाँ पर आप शिक्षण के लिए जाएंगे। बहुत से विद्यार्थियों को शंका रहती है कि हमको विद्यालय का नाम नहीं पता या अभी तय नहीं हो पाया कि कौन से विद्यालय में जाना है, तो इसको आप खाली छोड़ दें। बाद में आप एक साथ ही विद्यालय का नाम लिख दीजिएगा। उसके बाद हम ब्लॉक्स बनाते हैं जिसमें दिनांक, कक्षा, वर्ग, विषय, उप विषय, कालांश और अवधि जैसी सूचनाएं लिखते हैं। तो यहाँ पर आप बीच में वर्ग का कॉलम भी डाल सकते हैं। दोस्तों, यह जो पाठ्य योजना है, कई लोग कमेंट में पूछते हैं कि ये किस कक्षा में बनाया जाए, इसमें 6 से 10 लिखा हुआ है। दोस्तों, ये जो लेसन प्लान है वो तो किसी स्पेसिफिक कक्षा के लिए ही बनाए गए थे, लेकिन जैसे कि जो प्रकरण के हिसाब से होते हैं, अब इन प्रकरणों को आप किसी भी कक्षा में पढ़ा सकते हैं। अगर यदि आपके जिस भी कक्षा में आप पढ़ा रहे हैं, तो पाठ्यक्रम में अगर कहीं भी छोटा सा भी बिंदु में दे रखा है खनिज पदार्थ, तो उनको आप वहाँ पर पढ़ा सकते हैं। वैसे तो यह पाठ्य योजना कक्षा 8 में, कक्षा 9 में बड़ी ही आसानी से पढ़ाई जा सकती है। तो इसी प्रकार आगे हम प्रारंभ करते हैं। तो हेडिंग देंगे यहाँ पर प्रकरण खनिज प्राकृतिक पदार्थ के रूप। इसके बाद आगे हम लिखेंगे सामान्य उद्देश्य अपने, जो कि हम लिखते ही हैं। अब सामान्य उद्देश्य के बारे में भी एक बात जान लीजिए कि सामान्य उद्देश्य जो होते हैं, इनको आपको बार बार नहीं लिखना होता है। यानी कि जब आप फाइल बनाते हैं, फाइल में 20 पाठ्य योजनाएं या 25 पाठ्य योजनाएं जब आप बनाते हैं किसी विषय के लिए, तो सामान्य उद्देश्य जो होते हैं वो कॉमन ही होते हैं। तो 5 या 6 लेसन प्लान के बाद ऐसा कहा जाता है कि आप इनको पूर्ववत लिखना प्रारंभ कर दीजिए। लेकिन आप चाहें तो इनको आप प्रत्येक पाठ्य योजना में लिख सकते हैं, क्योंकि परीक्षा में पाठ्य योजनाएं बनाने के लिए आती हैं। तो वहाँ पर आपको इन सामान्य उद्देश्यों को वहाँ तो लिखना ही पड़ता है, परीक्षा में जब आता है, पाठ्य योजना बनाने के लिए आती है। तो आप चाहें तो इसको प्रत्येक लेसन प्लान में 5 या 6 लगातार लिख सकते हैं, तो जिससे वो आपको याद भी होती रहेंगी। तो आज की पाठ्य योजना में हम सामान्य उद्देश्य देख रहे हैं, तो यह रसायन विज्ञान के लिए है, तो ये सभी पाठ्य योजनाओं में ये कॉमन ही होंगे। तो पहला है कि छात्रों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा है छात्रों का निरीक्षण एवं तार्किक शक्ति का विकास करना। तीसरा है कि छात्रों में तथ्यों को ग्रहण करने तथा उनका विवेचन करने की क्षमता उत्पन्न करना। अगला है छात्रों को तथ्यों को समझाकर उससे संबंधित नई खोजों की भावना जागृत करना। अगला है छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना। अगला है छात्रों में अन्वेषण शक्ति का विकास करना। और अंतिम में है कि छात्रों में प्रयोग प्रवृत्ति का विकास करना। तो ये हो जाएंगे सामान्य उद्देश्य। अब हम बात करेंगे विशिष्ट उद्देश्यों की। तो विशिष्ट उद्देश्य की हेडिंग देंगे। उसके बाद पहली हेडिंग देंगे ज्ञानात्मक। इसमें लिखेंगे कि छात्रों को खनिज प्राकृतिक पदार्थ के रूपों के बारे में जानकारी प्राप्त होगी। दूसरा है बोधात्मक। तो इसमें लिखेंगे कि छात्र विभिन्न प्रकार के खनिज प्राकृतिक पदार्थ के रूप के बीच में अंतर कर पाएंगे। इसके बाद अगला है कौशलात्मक। तो इसमें लिखेंगे कि छात्र खनिज प्राकृतिक पदार्थ के रूप के प्रकार का प्रयोग भविष्य में भली बात कर सकेंगे। और अनुप्रयोगात्मक में लिखेंगे कि छात्र खनिज प्राकृतिक पदार्थ के रूप के प्रकार का भविष्य में उपयोग कर सकेंगे। तो ये हो जाएंगे विशिष्ट उद्देश्य। अब शिक्षण विधि में प्रश्नोत्तर प्रविधि, यहाँ पर प्रविधि लिखेंगे व्याख्यान विधि एवं प्रदर्शन विधि। दोस्तों, इसमें आपको कन्फ्यूजन हो सकता है कि आगे जब हम प्रस्तुतिकरण में जहाँ भी व्याख्यान विधि का प्रयोग करते हैं, वहाँ पर श्यामपट्ट कार्य का प्रयोग बहुत ही कम किया जाता है। इसलिए कई पाठ्य योजनाओं में हम श्यामपट्ट कार्य जो होता है उसको नहीं बनाते हैं, उसका कॉलम नहीं बनाते हैं। आप चाहें तो अपनी कॉपी में बना सकते हैं। सहायक सामग्री में लिखेंगे कक्षा कक्ष उपकरण, जैसे कि चौक, डस्टर इत्यादि। आगे है पूर्व ज्ञान। तो इसमें लिखेंगे कि सभी छात्र खनिज प्राकृतिक पदार्थ के रूप के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। यही पूर्व ज्ञान ज़्यादातर पाठ्य योजनाओं में लिखा जाता है।
इसके बाद जो हमारी पाठ्य योजना का जो सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है वो है प्रस्तावना। दोस्तों यहाँ पर प्रस्तावना कौशल नहीं लिखेंगे, सिर्फ प्रस्तावना लिखेंगे और यहाँ पर 2 कॉलम बनाएंगे, छात्र अध्यापक क्रियाएं और छात्र क्रियाएं। तो पहला प्रश्न लिखेंगे कि हम फल सब्जी किससे काटते हैं, तो उत्तर में लिखेंगे चाकू से। दूसरा प्रश्न लिखेंगे कि चाकू और कुल्हाड़ी किससे बने होते हैं, तो उत्तर में लिखेंगे कि लोहे के या और भी प्रकार से लिख सकते हैं जैसे कि स्टील के। तो तीसरा प्रश्न है कि लोहे और तांबे को कहाँ से प्राप्त किया जाता है, तो ये हो जाएगा समस्यात्मक प्रश्न यानी कि प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन। क्यों हमको प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन चाहिए, क्योंकि उसी के अनुसार हम अपना उद्देश्य कथन लिखते हैं। तो जो समस्यात्मक प्रश्न था उसी के अनुसार उद्देश्य कथन लिखेंगे कि छात्रों आज हम खनिज प्राकृतिक पदार्थ के रूप में अध्ययन करेंगे। उद्देश्य कथन के बाद अगली हेडिंग हम प्रस्तुतिकरण की देते हैं। इसमें यहाँ पर हम 4 कॉलम बना रहे हैं। तो कई जो पाठ्य योजनाएं होती हैं उसमें हम श्यामपट्ट कार्य का कॉलम नहीं बनाते हैं, क्योंकि जो व्याख्यान विधि से जो पाठ्य योजनाएं पढ़ाई जाती हैं उनमें श्यामपट्ट कार्य का बहुत ही अधिक कार्य होता ही नहीं है। तो इसीलिए हम बहुत सारी पाठ्य योजनाओं में श्यामपट्ट कार्य का कॉलम नहीं बनाते, लेकिन इस पाठ्य योजना में हम बनाएंगे। तो पहले कॉलम में लिखेंगे शिक्षण बिंदु, दूसरे में लिखेंगे छात्र अध्यापक क्रियाएं, तीसरे में लिखेंगे छात्र क्रियाएं और चौथे में श्यामपट्ट कार्य। तो पहला शिक्षण बिंदु लिखेंगे कि खनिज प्राकृतिक पदार्थ के रूप में। तो सबसे पहला प्रश्न करेंगे यहाँ पे कि क्वार्ट्ज क्या है, तो छात्र उत्तर देंगे कि जो है खनिज है। दूसरा है कि अभ्रक क्या है, तो इसके बारे में बताएंगे कि ये भी एक खनिज है। तीसरा है बॉक्साइट क्या है, तो ये भी एक खनिज है। तो चौथा प्रश्न पूछेंगे कि खनिज कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो ये इसका उत्तर छात्र नहीं दे पाएंगे, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे अस्पष्ट। तो उत्तर में लिखेंगे यहाँ पे कि वास्तव में खनिज पदार्थ के रूप में पृथ्वी की भूपर्पट्टी में प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं। ये कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों रूपों में पाए जाते हैं, जैसे कि क्वार्ट्ज, अभ्रक और बॉक्साइट। तो यहाँ पे लिखेंगे कि छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और ये जो हमारे अभ्रक के ये जो हमारे खनिज पदार्थों के नाम हैं उनको यहाँ पर श्यामपट्ट कार्य में लिख देंगे। अगला शिक्षण बिंदु है खनिज प्राप्त स्थल। तो फिर से प्रश्न करेंगे कि सोडियम क्लोराइड कहाँ पाया जाता है, तो छात्र क्रियाओं में लिखेंगे कि समुद्र में पाया जाता है। अगला है कि सोना तथा प्लेटिनम जैसी धातुएं कहाँ पाई जाती हैं, तो इसमें लिखेंगे कि प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। और इसके बाद अगला प्रश्न लिखेंगे कि इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, तो विद्यार्थी यहाँ पर संभावित उत्तर देंगे। तो इसी प्रकार से लिखेंगे। तो उत्तर में लिखेंगे कि इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि खनिज पृथ्वी की निचली सतह भूपर्पट्टी में तथा समुद्र में पाए जाते हैं। सोडियम क्लोराइड, सोडियम आयोडाइड समुद्र में पाए जाते हैं। इनमें धातु और अधातु दोनों प्रकार के खनिज तत्व पाए जाते हैं, जबकि अभ्रक, बॉक्साइट व क्वार्ट्ज पृथ्वी की सतह में पाए जाते हैं। ये धातु व अधातु तथा यौगिक भी हो सकते हैं। अब उदाहरण के रूप में लिखेंगे जैसे कि कॉपर, ग्लास धातु व ऑक्सीजन अधातु का यौगिक है। और यहाँ विद्यार्थी क्रियाओं में लिखेंगे कि छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और जो धातु का नाम है वो उसको यहाँ पर लिख देंगे। अब हम अगली हेडिंग देंगे श्यामपट्ट सारांश की। तो इसमें लिखेंगे बोध प्रश्न और प्रत्याशित उत्तर। तो ये जो प्रश्न होते हैं इनको हमको श्यामपट्ट पर लिखना होता है। तो पहला प्रश्न है कि खनिज कहाँ पाए जाते हैं। ध्यान रखेंगे कि जो श्यामपट्ट सारांश में बोध प्रश्न पूछे जाते हैं वो पढ़ाई गई पाठ्य योजना से संबंधित ही होने चाहिए। तो पहला प्रश्न है कि खनिज कहाँ पाए जाते हैं, तो प्रत्याशित उत्तर में लिखेंगे भूपर्पट्टी तथा समुद्र में पाए जाते हैं। दूसरा है कि खनिज किस रूप में पाए जाते हैं, तो इसमें लिखेंगे कि खनिज प्राकृतिक पदार्थ के रूप में पाए जाते हैं। फिर तीसरा प्रश्न है कि खनिज कहते किसे हैं, तो इसमें लिखेंगे कि भूपर्पट्टी में प्राकृतिक पदार्थ के रूप में पाए जाने वाले अकार्बनिक तत्व अथवा यौगिकों को खनिज कहते हैं। तो ये जो हमारे श्यामपट्ट सारांश के प्रश्न है ये कंप्लीट हो गए। इसके बाद हम निरीक्षण कार्य की हेडिंग देंगे। तो इसमें लिखेंगे कि छात्र अध्यापक छात्रों को श्यामपट्ट सारांश यानी कि जो भी प्रश्न और उत्तर ऊपर लिखवाए गए हैं इनको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने का निर्देश देगा तथा कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण कार्य करेगा। तो इसी प्रकार से इसको भाषा के रूप में लिखेंगे। फिर पुनरावृत्ति प्रश्न, तो ये प्रश्न जो होते हैं वो मौखिक रूप से पूछे जाते हैं। तो इसमें यहाँ पर हम सिर्फ प्रश्न लिखेंगे, इनके उत्तर का कॉलम नहीं बनाएंगे। तो पहला प्रश्न है कि
प्राकृतिक पदार्थ के रूप में क्या पाया जाता है? तो ये पहला प्रश्न हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है कि सोडियम क्लोराइड कहाँ पाया जाता है? और तीसरा प्रश्न है कि भूपर्पटी तथा समुद्र के अंदर पाए जाने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं? आप इसमें एक दो प्रश्न और भी अपने तरफ से लिख सकते हैं। गृह कार्य में लिखेंगे कि मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली एक धातु का नाम बताइए। तो ये गृह कार्य के प्रश्न उनको देंगे, या इनको जो है आप जो अभी सहायक सामग्री में लपेट श्यामपट्ट यानी कि रोलर बोर्ड है उस पर भी लिख कर लेकर जा सकते हैं। और दूसरा प्रश्न है कि कॉपर ग्लास का सूत्र बताइए। तो ये दो प्रश्न हैं, इनकी संख्या आप बढ़ा सकते हैं। तो जिस प्रकार से भी पाठ्य योजनाएं होती हैं उस प्रकार से इनकी संख्या घटती और बढ़ती रहती है। तो दोस्तों यहाँ पर लेसन प्लान हमारा कंप्लीट होता है। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को हमारे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद।